Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी और इसके साथ में ही हम कवर करेंगे प्रोविनेंस एंड ऑथेंटिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी। चलिए देखते हैं किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी। It may not necessarily be enough to assume that the description of a consignment of a raw material on the packages or on the corresponding invoice is accurate. हमेशा ऐसा नहीं हो सकता या कह सकते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी भी रहती हैं कि ज़रूरी नहीं है जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया गया है प्रोडक्शन के लिए, उसकी जो पैकेजिंग है और उस पैकेजिंग पे प्रेजेंट सारी इंफॉर्मेशन ट्रू है और एकदम एक्यूरेट है। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम must be able to trace materials from source to finished product and also from product to source। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसिबिलिटी सिस्टम का मतलब ये हो जाता है कि ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं एक्यूरेट नहीं है या प्रॉपर नहीं है, तो कैसे ट्रेस करना है मटेरियल्स को कि जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है और जो इन्फॉर्मेशन उस पर है वो दोनों एक्यूरेट हैं, सेम है या नहीं है, या उनसे बना हुआ जो प्रोडक्ट है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना है वो सेम है या नहीं है, या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को रखा जाता है इन द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं डिटेल में प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन को। एग्जाम्पल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स हुज आइडेंटिटी मे बी ऑब्वियस बियॉन्ड क्वेश्चंस आर मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जिनकी कह सकते हैं कि आइडेंटिटी है रॉ मटेरियल की, उनको आप नहीं मैटर कर सकते कि उनका रॉ मटेरियल कैसा था या कैसा नहीं। उसमें आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का तो रॉ मटेरियल ढूंढेंगे नहीं कि ये किन चीज़ों से बना हुआ है, तो ये बियॉन्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। Major examples illustrating the dangers of simply assuming that raw materials are what they are supposed to be are common. In evaluating a supplier's premises and operations, attention should be paid to and account taken of the safeguards operated by the supplier against mistaken identity of materials supplied to them and then subsequently materials leaving their facilities। जो सप्लायर्स होते हैं इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो सप्लाई हो रही है, जो प्रोडक्ट को सप्लाई किया जा रहा है, जिस मटेरियल को भेजा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको गलती से इंफॉर्मेशन जो गलत है उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रूव कर दिया गया है। उनको ये ध्यान देना होता है कि जो सप्लाई की गई है मटेरियल की, जिस प्रोडक्ट की, वो प्रॉपर हो और उस पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपर हो। अब आता है ट्रेसेबल रिसोर्स यूनिट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरर टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास में एक क्लियर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी हो फॉर द टर्मिनोलॉजी यूज्ड टू डिटरमाइन ट्रेसिबिलिटी एंड डिस्क्राइब हाउ ट्रेसिबिलिटी इज एम्बेडेड विद इन देयर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। अब जो क्लियर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है वो इसलिए होनी चाहिए कि जो टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। इसके साथ में ही जो प्रोडक्ट ट्रेस कर रहे हैं, जो ट्रेसिबिलिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और ये भी उसमें पता लगाया जा सके कि जो ट्रेसिबिलिटी है ये सिस्टम में
किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से चीज़ों को पहचानना है, किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है। द टर्म ट्रेसेबल रिसोर्स यूनिट इज़ ऑफन यूज। इसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो टर्म होता है ट्रेसेबल रिसोर्स यूनिट। The challenge for the food manufacturer is that a given traceable resource unit is constantly changing in terms of physical and traceability characteristics। जो मेन चैलेंज होता है मैन्युफैक्चरर के पास में, उसका मेन चैलेंज यही होता है कि जो ट्रेसेबल रिसोर्स यूनिट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं लगातार फिजिकल टर्म्स में, और ट्रेसेबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके फॉर्म में ये चेंज होते रहते हैं विद इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट बनने की कई सारी स्टेजेस हैं तो हर स्टेज पे अलग यूनिट होगी ट्रेस करने के लिए। The manufacturing activities employed including mixing, addition, separation, splitting, aggregation, joining, storing, transfer, rejection and reassembly means that continuously new TRUs are created। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि मिक्सिंग करना, चीज़ों का एडिशन करना, चीज़ों का सेपरेशन करना, स्प्लिटिंग करना चीज़ों की, एग्रीगेशन, ज्वाइनिंग, स्टोरिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हर स्टेप पे नई नई ट्रेसेबल रिसोर्स यूनिट्स का क्रिएशन होता है। ट्रेसेबिलिटी हैज़ टू एस्पेक्ट्स। ट्रेसेबिलिटी के टू एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला है the ability to trace a product back to the start of the production process। किसी प्रोडक्ट को तब ट्रेस करना जबकि बैक हो रहा वो प्रोडक्शन प्रोसेस जब स्टार्ट हुई थी। और दूसरा एस्पेक्ट होता है टू ट्रैक अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू डिस्पैच देन सब्सिक्वेंट स्टेजेस एंड अल्टीमेटली टू द कंज्यूमर्स। दूसरा होता है कि प्रोडक्ट को किसी गिवन पॉइंट पे ट्रैक करना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही, ताकि उसको डिस्पैच किया जा सके और उसके बाद में जब वो कंज्यूमर्स के बाद पास में पहुंच रहा है तब भी वहाँ पे उसको ट्रेस करना। अब आता है ट्रेसेबिलिटी है क्या। The EU Regulation number 178/2002 defines traceability as the ability to trace and follow a food। किसी भी फूड प्रोडक्ट को ट्रेस करना और उसको फॉलो करना कि जो भी प्रोसेसेस उसमें हो रही हैं वो परफेक्ट हैं, वो प्रॉपर हैं या नहीं हैं। इसके अलावा फीड, फूड प्रोडक्शन, एनिमल or substance intended to be or expected to be incorporated into food or feed through all stages of production, processing and distribution। प्रोडक्ट को सिर्फ बनते हुए ही नहीं ट्रेस करना कि जब उसका प्रोडक्शन हो रहा है तब उसको ट्रेस किया, उसके अलावा भी जब जो फीड मिल रहा है जो प्रोडक्शन के लिए, फूड के प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए फीड कहाँ से मिल रहा है उस एनिमल को भी ट्रेस करना। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे उस फूड का इन्वॉल्वमेंट है उन पॉइंट्स को ट्रेस करना, और इसके अलावा उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, प्रोडक्शन की जो स्टेजेस हैं कौन कौन सी स्टेजेस हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसे कैसे और कहाँ कहाँ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ट्रेसेबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट आता है मार्केट रिक्वायरमेंट्स may mean that traceability requirements are more in depth। जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनका मतलब हो सकता है कि ट्रेसेबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा डीपली ट्रेस करने की ज़रूरत है। Requiring businesses to trace from field to fork। This means that not only is there physical movement of product from step to step in the supply chain, there is also a data trail from the start to the end of the chain। ट्रेसेबिलिटी का मतलब
सिर्फ इतना नहीं हो जाता है कि जो प्रोडक्ट का फिजिकल मूवमेंट है हर स्टेप पे सिर्फ उसी को चेक करना। ट्रेसिबिलिटी का मतलब ये भी हो जाता है कि जो डेटा है उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक, जहाँ से प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर स्टार्ट हुआ था और जहाँ पे जाके वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर रेडी हो रहा है, वहाँ तक एक एक पॉइंट को ट्रेस करना। अब आता है लॉट मार्किंग रेगुलेशंस। द फूड और लॉट मार्किंग रेगुलेशंस 1996 as amended set out the lot marking requirements to be applied to all foodstuffs sold for consumption। जो फूड मार्किंग रेगुलेशन होता है या लॉट मार्किंग रेगुलेशन होता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि हर प्रकार के फूड जो भी कंज्यूमर्स तक पहुंचाए जा रहे हैं उन सभी पे लॉट मार्किंग सिस्टम को अप्लाई किया जाए, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड, जब तक कि कोई फूड स्पेशली उससे हटा ना दिया जाए, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, इंक्लूडिंग वाइन्स एंड स्पिरिट। वाइन्स और स्पिरिट का भी लॉट मार्किंग रेगुलेशन होता है। The Food or Lot Marking Regulation 1996 as amended defined a lot as a batch of sales unit of food produced। लॉट का मतलब होता है कि जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो एक बैच में प्रोडक्शन होता है उसी को लॉट बोला जाता है। मैन्युफैक्चर्ड और पैकेज्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस, जो बैच सेम पैकिंग में और सेम कंडीशंस में बनाया गया है उसके लिए लॉट मार्किंग होती है। एंड लॉट मार्किंग इंडिकेशंस एज एन इंडिकेशन which allow identification of the lot to which the sales unit of food belongs। जो लॉट मार्किंग सिस्टम होता है इसके द्वारा आइडेंटिफिकेशन इजीली कर लिया जाता है, इंडिकेशन हो जाता है कि कौन सा फूड कौन सी कैटेगरी से, कौन सी सेल यूनिट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रेगुलेशंस। Traceability requirements for genetically modified organisms should facilitate both the withdrawal of the product where unforeseen adverse effect on human health, animal health or environment including ecosystems are established। जो ट्रेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए, ये किसी भी टाइम पे जो ट्रेसिबिलिटी है इनको हटाया भी जा सकता है, विड्रॉ भी किया जा सकता है। और वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं कि जैसे कि किसी चीज़ का गलत इफेक्ट हो रहा है ह्यूमन हेल्थ पे या फिर एनिमल हेल्थ पे, या फिर वो चीज़ वो फूड इन्वायरमेंट के लिए अनहेल्दी है, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट को रोका जा सकता है। एंड द टारगेटिंग ऑफ मॉनिटरिंग टू एग्जामाइन पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑन इन पर्टिकुलर द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है प्रोविनेंस, आइडेंटिटी क्लेम एंड एश्योरेंस स्टेटस। वेयर क्लेम्स आर मेड ऑन द फिनिश्ड प्रोडक्ट, जब फिनिश्ड प्रोडक्ट पे क्लेम किया जा रहा होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इंग्रेडिएंट्स ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ इन रियलिटी कम्स फ्रॉम द सैड डेजिग्नेटेड प्रोविनेंस। अगर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट पे क्लेम हो रहा है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनमें जो जो इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व हैं प्रोडक्ट में वो जो उनका डेजिग्नेटेड प्रोविनेंस है वो वहाँ से ही होने चाहिए। एंड और हैज़ द डेजिग्नेटेड आइडेंटिटी और एश्योरेंस स्टेटस इन प्रैक्टिस, या फिर जो उनकी आइडेंटिटी है, डेजिग्नेटेड आइडेंटिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फेयर ट्रेड, ऑर्गेनिक और डेजिग्नेटेड सीओ। अब आता है ट्रेसिबिलिटी प्रोसीजर।
ट्रेसिबिलिटी को परफॉर्म कैसे किया जाता है। A traceability system should establish and enable the identification of product lots and their relation to batches of the raw materials, processing and delivery records। जो ट्रेसिबिलिटी सिस्टम होता है ये इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए और इनेबल किया जाना चाहिए प्रोडक्ट्स की लॉट आइडेंटिटी के लिए, और इसके साथ में ही उनका रिलेशन रॉ मटेरियल के साथ में क्या है, प्रोसेसिंग के दौरान क्या रहा है और डिलीवरी के क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, इन सबको भी ध्यान में रखना जाना चाहिए। It is important for the manufacturer to be clear as to the type of traceability system they have adopted to ensure food safety, legality and quality have been maintained। जो फूड मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो मैन्युफैक्चरर है उसको एकदम क्लियर करना चाहिए कि किस टाइप का ट्रेसिबिलिटी सिस्टम उनकी इंडस्ट्री में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अडॉप्ट किया गया है, ताकि जो फूड है उसकी सेफ्टी को, उसकी लीगैलिटी को और फूड की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। A documented procedure should be developed and implemented। एक documented procedure होना चाहिए जिसका proper documentation हो, proper record हो, ताकि to ensure that throughout all stages of an organization's operation, raw material and in-process items and finished products are identified and traceable। वो जो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड होगा उसके द्वारा इंश्योर किया जा सकेगा कि जो ऑपरेशन हो रहा है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की प्रोसेस है, उसमें हर स्टेज पे दैट इज़ रॉ मटेरियल से स्टार्ट होके पूरी प्रोसेस जब तक चली है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की, और जब फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी हो गया हो तब तक की हर स्टेज पे उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया गया हो और उसको ट्रेस किया गया हो। The product identification and traceability procedure should include both internal traceability and external traceability। अब क्या है internal traceability? That is of product and materials within the control of manufacturer। उन सारे प्रोडक्ट्स को ट्रेस करना जो कि मैन्युफैक्चरर के कंट्रोल में हैं। और जो एक्सटर्नल ट्रेसिबिलिटी होती है दैट कवर्स ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग ऑल स्टेजेस ऑफ द सप्लाई चेन। ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाहर की चीज़ों को ट्रेस करती है, जैसे कि जो सप्लाई चेन है, जो प्रोडक्ट आपका कंज्यूमर्स के पास में पहुंच रहा है तो किस किस चीज़ के थ्रू वो होके जा रहा है, किस किस स्टेप पे उसको ट्रेस किया जा रहा है, ये होती है एक्सटर्नल ट्रेसिबिलिटी। अब आता है प्रोविनेंस एंड ऑथेंटिसिटी। सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल क्या है प्रोविनेंस एंड ऑथेंटिसिटी का। The term food provenance relates to not only the geographic elements of where the ingredients and the final food are grown, processed and finally manufactured, but also how the food is produced and whether the method of production and process employed comply with certain standards and protocols। जो फूड प्रोविनेंस होता है उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि जो जियोग्राफिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स फूड के कहाँ से आए हैं, कहाँ पे फूड को ग्रो किया गया है, कैसे प्रोसेस किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड तो होती ही हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं होती हैं। इसके अलावा ये भी आता है कि उस फूड को प्रोड्यूस कैसे किया गया है, मेथड कौन सा यूज़ किया गया है प्रोडक्शन के लिए, और किस प्रोसेस को अप्लाई किया गया है ताकि उस फूड को बनाया जा सके। इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाता है फूड प्रोविनेंस में
कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो किया गया है या नहीं। बैकग्राउंड देखते हैं। Provenance as an innate characteristic related to where and how ingredients are grown, caught, and reared, the type of farming system employed, the types of production or processing, the standards of people welfare said to have been complied within the supply chain and relates specifically to the manufacturer's geographic location and situated and the portfolio of material used and product manufactured। बड़ी लंबी चौड़ी सी लाइन है लेकिन समझाते हैं इजी करके इसको। प्रोविनेंस जो होता है ये एक इनेट कैरेक्टरिस्टिक होता है। इनेट का मतलब होता है जो सेल्फ होता है, और इसका मतलब होता है कि कहाँ से इंग्रेडिएंट्स को लिया गया है, कैसे उनको ग्रो किया गया है, कैसे उनकी रियरिंग की गई। रियरिंग का मतलब होता है पालना पोसना, और फार्मिंग सिस्टम उनके लिए कौन सा यूज़ किया गया है, किस विधि से उनको उगाया गया है। इसके अलावा प्रोडक्शन प्रोसेसिंग क्या है, स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं ताकि जो पीपल हैं उनके वेलफेयर के लिए उसमें कुछ है या नहीं है। सप्लाई चेन से रिलेटेड चीज़ें भी आती हैं इसमें। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स जियोग्राफिक लोकेशन इन्वॉल्व होती है कि किस जगह पे फूड को प्रोसेस किया जा रहा है, और इसके साथ ही जो पोर्टफोलियो होता है मटेरियल्स का उनकी सिचुएशन को भी ध्यान में रखा जाता है, और प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स तो इन्वॉल्व होते ही हैं। तो यही है एक बैकग्राउंड फॉर द प्रोविनेंस एंड ऑथेंटिसिटी। Food provenance can relate to a location, national or regional down to a specific form of field। जो फूड प्रोविनेंस है ये किसी स्पेशल लोकेशन से रिलेटेड हो सकता है, किसी नेशन से रिलेटेड हो सकता है, किसी रीजन से रिलेटेड हो सकता है, और इवन अगर इसको बहुत ही स्मॉल स्केल पे लें तो किसी फॉर्म या फील्ड से भी रिलेटेड हो सकता है। अब आता है ट्रेडिशनल एंड रीजनल फूड। ट्रेडिशनल एंड रीजनल फूड इज प्रिपेयर्ड एंड मेड इन अ डिफाइंड वे। जो ट्रेडिशनल और रीजनल फूड होते हैं इनको ऐसा नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनका ये डिफाइंड वे होता है, ऑफन यूजिंग लोकल इंग्रेडिएंट्स। इनके लिए कोई बहुत भारी भरकम सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये लोकल मटेरियल्स को यूज़ करते हैं और फूड को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो घी बनाना, घी घर पे कैसे बनाते हैं सभी ने देखा होगा, तो बिना किसी कोई बहुत बड़ी चीज़ को यूज़ किए ही बना लेते हैं। तो यही होता है ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को बनाना। In the EU, there are 3 indications of the provenance for regional product with a given traditional or specialty heritage through the so-called EU Protected Food Name Scheme। ये एक नाम दिया गया है जो कंपनी है जिसका नाम है EU Protected Food Name Scheme, जिसमें कि प्रॉपर फूड की नेमिंग की जा रही है, और इसके 3 इंडिकेशंस होते हैं। Foods that are labeled under the EU Protected Food Name Scheme should be vulnerable to food integrity threats। अब इनके पास में ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो फूड की इंटीग्रिटी है उसको कहाँ कहाँ से खतरा है, जैसे कि सच एज इमिटेशन और मिसलेबलिंग, कि कोई तरीके से फूड का प्रोडक्ट दूसरा है उस पर मिसलेबलिंग कर दिया, and especially where there is a price differential between the PGI product and other seemingly identical product that do not carry that status। ये उस केस में बहुत ज़रूरी हो जाता है जब यहाँ पे प्राइस का भी डिफरेंस हो, क्योंकि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी प्राइस उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से रखी जाती है, लेकिन जो अलग तरीके का काम करते हैं वो
एक किसी भी प्रोडक्ट को ले लेंगे, ओरिजिनल नहीं होगा, फ्रॉड तरीके से बना के और उसको कम प्राइस पे बेचेंगे, तो लोगों को तो लगेगा कि वही कंपनी है, इसका प्रोडक्ट सस्ता है, तो वो प्रोडक्ट की तरफ कंज्यूमर्स ज़्यादा जाएंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि चीज़ों को ट्रेस करके रखा जाए, ताकि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनको मिनिमाइज़ किया जा सके, क्योंकि इससे जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसकी रेपुटेशन पे भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। Manufacturers that produce or use these products as ingredients need to be aware of this threat to integrity and develop a countermeasure program through their food integrity management system. जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उनको बहुत भली भांति इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए कि प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं और किस तरीके से प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग हुई है। क्योंकि अगर इस तरीके का कोई खतरा आता है कि मिस लेवलिंग करके कोई नकली प्रोडक्ट को ओरिजिनल प्रोडक्ट के नाम से बेच रहा है, तो इस खतरे को पहचान के जो फूड की इंटीग्रिटी है, फूड की क्वालिटी है, एज वेल एज जो कंपनी की रेपुटेशन है, उसको मेंटेन करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर है उसको काउंटर मेजर्स लेने चाहिए। काउंटर मेजर प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी तरीके के फूड पे आने वाले खतरे को मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं, और इनको हम पहले ही बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर देख लीजिए। और फिर ये जो काउंटर मेजर्स लेते हैं उनके द्वारा फूड की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते हैं, और ये काउंटर मेजर्स आते हैं इन द फूड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सिस्टम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि फूड की क्वालिटी, फूड की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखा जा सके। Where specific claims are made with regard to the manufactured product, it is important that there is full traceability of the ingredients or the product itself. जहाँ पे स्पेसिफिक क्लेम बनाए जाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके लिए भी अलग से ही ट्रेसेबिलिटी प्रोग्राम हो। It may come from a designated provenance or has a designated identity or assurance status. इनमें आ जाता है फेयर ट्रेड, ऑर्गेनिक एंड COO। Records should be maintained to demonstrate that the finished product complies with the legal requirements associated with such claim. ये प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसके लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और जो भी क्लेम हो रहे हैं उस पे, प्रोडक्ट पे, उनको पहले ही ये पता होना चाहिए कि ये जो लीगल है प्रोडक्ट है या लीगल नहीं है, या प्रोडक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। उन रिकॉर्ड्स के बेस पे ही जो आने वाले खतरे हैं फूड पे, उनसे बचा जा सकता है। The term authentic and authenticity are not easy to define. ये जो authentic या authenticity term है इतना easy नहीं है जितना हम इसको समझते हैं। Authenticity can relate to both intrinsic and extrinsic quality attributes. अब authenticity intrinsic quality को लेकर भी हो सकती है और extrinsic quality attributes को लेकर भी हो सकती है। Other terms have been used such as iconic attributes और characteristics. इनकी जगह पे कोई दूसरा नाम भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि iconic attributes बोला जा सकता है, और ये रिलेटेड होते हैं टू एन ऑब्जेक्ट और इवेंट, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से या इवेंट से। एंड इंडेक्सिकल एट्रीब्यूट्स, इसके अलावा इंडेक्सिकल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं विच आर कैरेक्टरिस्टिक दैट रिलेट टू फैक्ट और ट्रेडिशंस। फैक्ट और ट्रेडिशंस से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको इंडेक्सिकल एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। Often these attributes are distilled for consumers into terms. ये जो attributes होते हैं इनको terms के फॉर्म में बना दिया जाता है ताकि consumers easily understand कर सकें।
such as traditional or artisan. It is important to such terms are suitably underpinned by records held by the manufacturer. ये important हो जाता है कि ये जो terms हैं इनकी suitability को underpin किया जाए manufacturer के द्वारा. So thank you guys for watching this session. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. Thank you for watching. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone. Thank you again.